students, I am going to start the rest part of narration in imperative sentence. imperative sentence के बारे में पहले आपको भूमिका बता देता हूँ, जो पीछे बताया जा चुका है, फिर एक बार रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस वाक्य से आज्ञा, परामर्श, निवेदन, मना करना आदि का बोध होता है उसे हम आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आदेशवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जो V1 से शुरू होता है और जो लेट से शुरू होता है। इसके बाद हम नियम में चले थे कि रिपोर्टिंग वर्ब को अर्थानुसार आस्क, टेल, बेग, रिक्वेस्ट, कमांड आदि में बदल देते हैं। दूसरा है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू का प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम है इंपरेटिव सेंटेंस को इंफिनिटिव मूड में परिवर्तित कर देते हैं। और यदि आदेशवाचक वाक्य इंपरेटिव निगेटिव में रहता है, तो इनडायरेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब को फोरबिड या प्रोहिबिट में बदल देते हैं या इन्वर्टेड कोमा को हटाकर नॉट टू का प्रयोग करते हैं। पांचवा ले लीजिए, यदि आदेशवाचक वाक्य में प्लीज या काइंडली लगा रहता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। ये 5 नियम मुख्य हैं। ऐसे आस्क, टेल, फॉरबिड, प्रोहिबिट, रिक्वेस्ट, बेग आदि को बदलते हैं अर्थ के अनुसार। बाकी प्रेजेंट ऑफ माइंड के अनुसार आप आस्क या टेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए छठा नियम में शेष नियम पूर्वोक्त रहता है।
एक मुख्य बिंदु पर हमने प्रकाश डाला है, बाकी इसको नोट के द्वारा स्पेशल फॉर्मूला जो रहेंगे उसको बताया जाएगा। जैसे क्वेश्चन टैक्स भी इसमें रहेंगे, संबोधित शब्द जो आपको असेटिव बताया हूँ ठीक उसी पैटर्न पर इसमें भी रहेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति असेटिव को ढंग से समझ लेगा बाकी अपने आप सब समझ में आ जाएगा। केवल नरेशन एक धारा प्रवाह होता है। पढ़ाई के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो क्लाउज में थोड़ा परेशानी जाता है, में थोड़ा सा आत्मचिंतन आत्ममंथन करना पड़ता है, बाकी ये सब एक धारा प्रवाह है। अगर एक फॉर्मूला अगर आप जान गए तो सारे फॉर्मूला आप जान जाएंगे। निगेटिव वाला बता ही दिया, प्लीज वाला बता ही दिया, और फिर उसके बाद संबोधित शब्द, तो बाकी लेके चलेंगे उदाहरण में। तो पहले इसको लिख लिया जाए, उसके बाद आगे चलेंगे। एक नियम और इसमें जोड़ देते हैं, इसे लिख दिया हूं, शेष नियम पूर्वत रहता है, लेकिन एक नियम और जोड़ दे रहे हैं। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए हुए आदेशवाचक वाक्य में डू फॉर फेजिज रहता है, तो इनडायरेक्ट में इसे लोप कर देते हैं, लोप कर देते हैं, तथा रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। लिखा देते हैं। चलिए एक और याद आया नियम, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आए हुए आदेशवाचक वाक्य के साथ सर या मैडम लगा रहता है, तो इनडायरेक्ट में इसे हटाकर
हटाकर रिस्पेक्टफुली का प्रयोग करते हैं। एक और, यदि आदेशवाचक वाक्य के साथ क्वेश्चन टैग्स जुड़ा रहता है तो इनडायरेक्ट में इसे लोप कर देते हैं। इनडायरेक्ट में इसे लोप कर देते हैं तथा रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। ऐसे 8 ही नियम है, 9वां इसलिए हो गया है कि शेष नियम पूर्ववत रहता है, उसी के अनुसार हम इस पर फोकस कर रहे हैं। अब आइए लिख लीजिए, तो उसके बाद उदाहरण की ओर चलेंगे। एग्जाम्पल्स है, भैया लोग जो नियम जो लिखे हैं या समझे हैं उस पर विचार करते हुए उदाहरण पर फोकस करेंगे, क्योंकि उदाहरण ही निष्कर्ष पर पहुंचाता है। अब आइए पहला, he said to me, sit here for teaching. Sit here for teaching. पहले आप वाक्य को देखें। ए भी1 से शुरू हुआ है, और जब भी1 से शुरू होता है अर्थात यहाँ यू छिपा हुआ है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि आदेशवाचक वाक्य जो भी1 से शुरू होता है वो सेकंड पर्सन में रहता है, तो यहाँ यू छिपा हुआ है। तो इसका उदाहरण में ही आस्क्ड लगा दीजिए, मी कर दीजिए। अब ए आदेशवाचक है, जैसा कि नियम लिखवाया हूं कि इन्वर्टेड कोमा को हटाकर टू लगाते हैं। अगर ए मोटा मोटी तौर पर समझ में आ गया तब तो कोई बात नहीं, अगर और इससे भी और ज्यादा डीपली जाना चाहेंगे तो ए आदेशवाचक वाक्य कुल मिलाकर इंपरेटिव मूड में है, और इंपरेटिव मूड से इन्फिनेटिव मूड में बदल देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि मूड शब्द जो आया, मूड 4 प्रकार के होते हैं, इंडिकेटिव मूड, सबनेजेक्टिव मूड, इंपरेटिव मूड और इन्फिनेटिव मूड। लेकिन ऐसा बताया नहीं जाता है, लेकिन मैं बार बार क्लास के दौरान बोल देता हूं। ये कुल मिलाकर ये वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, ये इंपरेटिव मूड में है। मूड का अर्थ होता है अवस्था। जैसे आप डिग्री पढ़ते हैं तो डिग्री जो है विशेषण की अवस्था को बोध कराता है, और मूड जो है ये मानसिक अवस्था का बोध कराता है। कभी कभी आप गपशप में अपने दोस्तों के साथ कहते हैं कि मेरा मूड खराब है, तो मूड मतलब मानसिक अवस्था। तो मानसिक अवस्था 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए
गया तो यहाँ पर टू लगा देंगे। अब टू लगाकर जैसे है V1, जैसे ही V1 आएंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सीट बोलेंगे तो इंपरेटिव मूड, और टू सीट लगा देंगे तो इन्फिनिटिव मूड। अब उसके बाद हियर को देयर कर देंगे फॉर टीचिंग। उसी प्रकार से दूसरा ले लीजिए, सी said to him, give me your pen for an hour। यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पर गिव मी योर पेन फॉर एन आवर, आप किसी व्यक्ति से आप 1 घंटा के लिए कलम मांग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप आग्रह भी कर सकते हैं, और नहीं बुझाए तो आस्क लगा दीजिएगा। आस्क क्या है, ऐसे शब्द हैं जो करीब करीब सब में लग सकता है। तो इसका ये हो जाएगा, सी आस्क्ड हिम टू गिव हर his pen for an hour। लिख लीजिए, हाँ यार मिटा देते हैं। तीसरा उदाहरण, द टीचर said to the students, show me your homework। show me your homework। भैया लोग ध्यान देंगे, वाक्य छोटा हो या बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वाक्य उसी प्रकार से चेंज करेंगे जैसा छोटा वाक्य को करते हैं। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू शो him दिया इसलिए आया कि स्टूडेंट से, अब इसके बाद होमवर्क कर देंगे। एक और 5 उदाहरण हम आपको इससे साधारण वाक्य में लेके चलते हैं, उसके बाद फिर हम अलग टाइप के उदाहरण में चलेंगे। You said to her, send him some money। इसका हो जाएगा, you asked her to send him का him ही रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज इनटू डायरेक्ट। him some money। एक और, she
said to him, give me a chance. She asked him to give her a chance. तो ये 5 उदाहरण हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे निगेटिव की ओर। लिख लिया जाए तो एक ही बार उसको निगेटिव लिखेंगे हम। एक और देते हैं, he said to me, have a cup of tea। हम जानबूझ किसको दे रहे हैं कि है लगा है, एक मेन वर्ब है। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले क्लास में आप जानते होंगे या पढ़े होंगे कि 3 शब्द जो है खास तौर पर वर्ब, वो आपको सदैव डालमा में रखता है, धोखा देता है, डू है और हैव, डू और बी। तो ये भी वन है, इसका अर्थ हो जाएगा लेना। खासतौर पर स्नान करने के लिए, चाय पीने के लिए, भोजन करने के लिए हैव का प्रयोग टेक्स्ट के लिए होता है, क्योंकि भोजन करते हैं तो लेते हैं। तो हैव ए कप ऑफ टी, क्योंकि हैव के बाद अगर भी 3 रहता तब वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता, लेकिन हैव के बाद संज्ञा है, इसका मतलब है कि भी वन है, इसलिए इसमें धोखा नहीं खाएंगे। इसका ये हो जाएगा, ही आस्क्ड मी टू हैव ए कप ऑफ टी। लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। इसके बाद हम लोग इंपरेटिव निगेटिव में चलेंगे। इंपरेटिव निगेटिव का मतलब होता है कि वैसे आदेशवाचक वाक्य जो डोंट से या नेवर से शुरू होता हो, जो डोंट से या नेवर से शुरू होता है, जैसे डोंट प्लक द फ्लावर। तो ऐसे वाक्य में हम एडवाइज भी लगा सकते हैं, आदेश भी। एक कमांड शब्द है जो केवल शब्द आदेश का बोध कराता है। कमांड शब्द कहने से, जैसे कमांड से बना कमांडर, जैसे द कमांडर said to the soldiers, don't move any cost। मान लीजिए कि युद्ध के मैदान में है, कमांडर ने अपने सिपाहियों को कहा कि किसी भी कीमत पर हिलो मत। तो वैसे डोंट शब्द आ गया, लेकिन यहाँ कमांडर को देखना है। यहाँ ऑर्डर लगा सकते हैं, लेकिन ऑर्डर से ज्यादा बेहतर होगा कमांड, क्योंकि कमांड कहने का मतलब सख्त आदेश, माने आदेश। जैसे मान लिया जाए अगर अभी लड़ाई के मैदान में है और वहां पर ये सोचेंगे कि नहीं कमांड शब्द हो गया तो हम वापस चले जाएंगे, तो कमांड वैसा मतलब नहीं होता। मतलब सख्त आदेश निकल गया तो निकल गया, मानना है तो मानना है, ऑर्डर में नहीं है। तो आइए इसको सबसे, द कमांडर कमांडेड कर दीजिएगा, द सोल्जर्स not to move
कुछ लचीलापन लाना चाहते हैं तो कमांडेड की जगह फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि कमांडेड शब्द को ही लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। साधारण परिस्थिति में फॉरवर्ड की प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए दूसरा लेते हैं। She said to him, "Don't tell a lie." यहाँ पर वाक्य कैसे, वाक्य जो है द्विभाषी है, द्विअर्थी है। आप इसको राय भी मान सकते हैं, आदेश भी मान सकते हैं। आदेश में लगाएंगे तो आस्कत कर दीजिए, राय देना चाहेंगे तो एडवाइस कर दीजिए। तो इसका ये हो जाएगा सी आस्क्ड या एडवाइज्ड हिम, नॉट टू लगाएंगे, टेल ए लाई। एक नियम से बना दिया, दूसरा नियम से ले लीजिए। सी आस्क के जगह पर, एडवाइज के जगह पर फॉरवर्ड का प्रयोग कर दीजिए। तो फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे तो फॉरवर्ड हो गया, फॉरवर्ड हिम। अब यहां पर फॉरवर्ड जब लग गया तो टू का प्रयोग नहीं होगा। यह आपको वॉइस में बताया जा चुका होगा। तो इसका ये हो जाएगा टू टेल ए लाई, मतलब इसका अर्थ हो जाएगा उसने मुझे झूठ बोलने से मना की या किया, जैसा रहेगा। अब आइए तीसरा ले लीजिए। यू सेड टू हिम, डोंट प्लक द फ्लावर इन द गार्डन। गार्डन इसका ये हो जाएगा यू आस्क लगा दीजिए, एडवाइज लगा दीजिए। अब एडवाइज के बाद हिम कर दीजिए, नॉट डोंट को हटाकर नॉट टू कर देंगे। प्लक द फ्लावर इन द गार्डन। और अगर दूसरा नियम से लेके चलेंगे तो दूसरा नियम से लेंगे तो फॉरवर्ड लगा देंगे। यू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड लगाएंगे, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। हिम टू प्लक द फ्लावर इन द गार्डन लिख लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे बढ़ाते हुए हम लोग चलेंगे। इसी में एक दो उदाहरण और बता देंगे, उसके बाद इसको समाप्त करेंगे। नेक्स्ट टाइम चलेंगे हम लोग प्लीज और काइंडली को लेकर, इसके बाद क्वेश्चन टैक्स को लेकर, डिफरेंट फौजी को लेकर अगले क्लास में।
इसी में कम्प्लेक्स सेंटेंस भी आ जाएंगे। नौगत इंपरेटिव के बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। बस इतना ही।